मेरा नाम है किशन कनौजिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं BCOA का क्वेश्चन पेपर 2021 का, राइट। और इसमें हम बात करेंगे सेक्शन 2 की, यानी कि पार्ट 2 है ये 2021 के क्वेश्चन पेपर का। हमारे पास पहला क्वेश्चन है सेक्शन B से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। पूछा गया है कि कोई कोट है, हमें दिया गया कोई स्टेटमेंट दी गई है, कम्युनिकेशन इज टोटल सम टोटल ऑफ एंटायर थिंग वन पर्सन डज when he wants to create understanding in the mind of another, and it involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding। हमें इस जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। ओके, बेसिकली इन्होंने क्या कहा है कि कम्युनिकेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें जब कोई व्यक्ति कुछ समझाना चाहता है किसी को, तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस के दौरान के थ्रू, जैसे टेलिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, इससे वो किसी और के दिमाग में वही अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करता है जो उसके दिमाग में है ना। मान लेते हैं आपने कोई बहुत खूबसूरत सी चिड़िया देखी, कोई आसमान में कोई ऐसा दृश्य देखा जो आप किसी दूसरे व्यक्ति को समझाना चाह रहे हैं, या फिर कोई बढ़िया सुंदर सपना था जो आप किसी को बताना चाह रहे हैं। तो ये जो आपके दिमाग में है, जो आप समझते हैं, वो किसी को शब्दों में बताएंगे, पिक्चर पे ड्रॉ करके बताएंगे, हो सकता है कि नाट्य रूपांतरण कर लें, यानी कि उसका एक एक्ट परफॉर्म कर लें वैसा ही कि जैसा ऐसा हुआ था, राइट, जिससे आप वही अंडरस्टैंडिंग सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्रिएट कर पाएं जो आप समझ पा रहे हैं। यस और नो, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट समझ गए? ठीक है, अब आइए इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। लुई ए और एलन कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हैं कि इट इज अ सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर, एंड इट इज़ अ ब्रिज ऑफ मीनिंग, जिसमें मीनिंग के थ्रू मैं अपनी बात आपको समझा सकता हूँ। जो मैं समझता हूँ उसका कुछ मतलब होता है और उसी मतलब को मैं आपको कन्वे करूँगा। सो इट इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली ये जो ऊपर स्टेटमेंट है, इट इज़ अ डेफिनेशन फ्रॉम लुइस ए एंड एलन। ओके, आइए देखते हैं कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के। पहला, कम्युनिकेटर, द सेंडर, जो व्यक्ति कम्युनिकेट करना चाह रहा है, जिसको अपना मैसेज ट्रांसमिट करना है, जिसको अपनी अंडरस्टैंडिंग किसी और को बतानी है, वो कौन होगा? कम्युनिकेटर। ओके, या फिर हम इसे कह देंगे सेंडर। दूसरा, नेक्स्ट, सेंडर कम्युनिकेट करेगा किससे? रिसीवर से, जिससे वो मतलब समझाया जाना है, जिसे वो मतलब समझाया जाना है वो व्यक्ति उस मैसेज को रिसीव करेगा। ठीक। तीसरा एलिमेंट रहेगा कम्युनिकेशन के बीच में कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ और जो उस व्यक्ति के पास पहुँचा है, ये कुछ तो होगा, तो ये होता है मैसेज। क्या होता है? मैसेज। इट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कम्युनिकेशन। पूरे कम्युनिकेशन के अंदर है क्या? कंटेंट है बेसिकली। लेटर, स्पीच, ऑर्डर, इन्फॉर्मेशन, आइडिया, सजेशन, कुछ भी हो सकता है। और ये मैसेज किसी चैनल के थ्रू जाएगा। हो सकता है कि मैंने क्या कहा आपको कि मैं ओरली कोई बात बता दूँ, ठीक, मैं कोई ऑडियो वीडियो में बता दूँ, या कोई एक्ट परफॉर्म कर दूं, है ना, राइट, या किसी नॉन वर्बल लैंग्वेज में, बिहेवियर में, पेंटिंग में, ऐसी किसी चीज़ में समझा दूं, राइट। तो ये हो जाएगा चैनल। चैनल यानी कि मीडिया, यानी कि मीडियम, जिससे हम उस मैसेज को भेज रहे हैं। ओके, कई बार हम अपना मैसेज शब्दों में लिखकर भेजते हैं, कई बार ऑडियो में रिकॉर्ड करके, कई बार वीडियो में रिकॉर्ड करके, है ना। सो ये जो मीडिया है, ये एक तरीके का लिंक क्रिएट करती है मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक भेजने के लिए। ओके, नाउ अब इसके बाद अगला स्टेप आएगा हमारा, या फिर अगला एलिमेंट इज फीडबैक। आप देखो, आपके पास सेंडर है, सेंडर ने एक मैसेज क्रिएट किया, चैनल के थ्रू रिसीवर को भेज दिया, मज़े आ गए, मौज हो गई। लेकिन अब क्या रिसीवर को सच में वो बात समझ में आई या बात समझ में नहीं आई? इस बात का पता सिर्फ फीडबैक से लगेगा। फीडबैक, रिस्पॉन्स, ये बेसिकली एक इफेक्ट होता है आफ्टर द कम्युनिकेशन। ओके, राइट। सो या फिर रिप्लाई और रिएक्शन होता है, जो भी आपने सुना उसके प्रति आप कैसा रिएक्ट करेंगे। जैसे मैं आपको एक न्यूज़ सुनाऊं कि गाइस पेट्रोल 10 रुपये लीटर हो गया है, और मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा दूं, 2-3 न्यूज़ चैनल की रिकॉर्डिंग दिखा दूं, आप बोलोगे वाओ मज़ा आ गया। हो सकता है कि पहले आपके हंसी निकल जाए कि सच में झूठ बोल रहे हो यार, हाँ ऐसे ही, राइट, कि 10 रुपये लीटर, सच्ची।
असली वाला पेट्रोल की बात कर रहे हो भाई। हाँ ठीक है। सो दिस इज व्हाट, जो ये इस तरीके की रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, दिस इज द फीडबैक ओवर द कम्युनिकेशन। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन। ओके, आइए अब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगा। आप ध्यान से देखो, जब भी मुझे किसी भी कंटेंट के लिए कमेंट करने के लिए कहा गया है या उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है तो मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा। इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, हमें बस ऊपर वाली कंटेंट को एक्सप्लेन करना है। तो देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने डेफिनेशन तो बता दी, एक्सप्लेन करने के साथ साथ पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर हमारे पास एलिमेंट होते हैं, उसके बाद उसका कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। जैसे मान लेते हैं एक सेंडर है, सेंडर के मन में आइडिया आता है कि वो आपको कम्युनिकेशन का यूनिट पढ़ाए। अब ये आइडिया आ तो गया, लेकिन इस सारे आइडिया को एक मैसेज में एनकोड करना पड़ेगा, यानी कि इसका कुछ मुझे आपको कम्युनिकेशन ये पढ़ाना है, तो इसके लिए मैंने नोट्स बनाए। नोट्स किस पे बनाए? डिजिटल नोट्स बनाए, जो कि किसी वर्ड नाम के सॉफ्टवेयर पर बना दिए। अब जब मैंने आपके लिए ये सॉफ्टवेयर पर नोट्स बना दिए, तो अब मैं एक चैनल के थ्रू, जिसका नाम है गूगल मीट, जिसका नाम है अरे भाई जिस पे मीटिंग करा रहे हैं क्या नाम है इसका, और भी कौन कौन से चैनल, क्या क्या तरीके, हाँ, और जूम बराबर हैं, ठीक है। तो ये चैनल ऑफ मीडिया हो जाएगा, लाइक चैनल हो जाएगा, ये कम्युनिकेट कराएगा, मेरा मैसेज आप तक पहुंचा देगा, ठीक है। कोई समस्या इस बात से? नेक्स्ट इज रिसीवर। अगला कौन होगा? रिसीवर। तो सेंडर के पास आइडिया आया, ये आइडिया एनकोड हुआ मैसेज में, फिर ये एनकोडेड मैसेज चैनल के थ्रू रिसीवर के पास पहुंच गया। अब रिसीवर के पास मैसेज पहुंचा तो रिसीवर डिकोड करेगा कि भाई ये पीडीएफ पढ़ने में आ रही है, अगर भाषा आपकी होगी तो अभी तो इस भाषा को पढ़ पाओगे, अगर मैं यहाँ पोर्टुगीज़ में लिख दूँ या इटालियन में लिख दूँ, ठीक, तो हो सकता है कि आपको बातें कम समझ में आए क्योंकि आपको भाषा ही नहीं आती है ना। फ्रेंच में लिख दूँ, हमें भी लाइक सर फ्रेंच आती है सर। नाउ सो डिकोडिंग द मैसेज, लिसनिंग, रीडिंग एंड ऑब्जर्विंग, इसके बाद मीनिंग या कोई एक्शन निकल कर आएगा। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यही लिखा हुआ है, ठीक है, राइट। नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन। सबसे पहले अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, क्योंकि हम ये पूरा यूनिट BCOA बिजनेस कम्युनिकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करें, तो जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन प्रोसेस हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में ही करेंगे। ये सभी एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म रखता है, सभी एम्प्लॉयज़ को कोई ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन या कनेक्शन क्रिएट करने के लिए विद देयर ड्यूटीज़ हम कम्युनिकेट करते हैं लगातार, कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए, ठीक है, जो हमारी मैनेजमेंट में हमें मदद करे, इसके लिए भी कम्युनिकेट करते हैं। टू मेक एम्प्लॉयज़ इंटरेस्टेड इन द रिस्पेक्टिव जॉब, अगर मुझे किसी एम्प्लॉय को इंटरेस्टेड बनाना है कि वो उस जॉब को अच्छे से परफॉर्म करे, तो मैं मोटिवेट भी तो करूँगा, मोटिवेशन के लिए भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट का इंटरेस्ट क्यों है आप में, आप मैनेजमेंट के लिए कितने ज़रूरी हो, ये सारी बातें हमें किसको कम्युनिकेट करनी है? पर्सनल को, ठीक है। टू रिड्यूस और प्रिवेंट लेबर टर्नओवर, कि लोग ज़्यादा आएँ और छोड़ें ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। टू इंस्टिल ईच एम्प्लॉय विद पर्सनल प्राइड इन बीइंग अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। Okay, so following are the important purpose of communication. Are you guys getting it? So this is about the question number. This is about the question number 3, which is a statement, और हमने इस statement को easily explain कर दिया है, इसके elements, process और importance के behalf पे. Now let's move on to the another question, that is another statement. ठीक है? Now coming up with great ideas. बड़े बड़े आइडियाज़ के साथ तो कोई भी आ सकता है। आजकल जितनी सारी टेक्नोलॉजीज़ या जितने सारे फंक्शंस आपको दिख रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं आपने एक बार ज़रूर सोचा होगा। आइडिया सबको आता है, बट जो एक ट्रू एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो उन आइडियाज़ को रियलिटी में बदल कर कैपिटलाइज कर देता है, यानी कि उससे पैसा बना लेता है ना। क्या हर कोई आइडिया को कन्वर्ट करके बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता है? बहुत बड़ा रिस्क भी है, टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी, पैसा भी लगेगा। सो ओनली अ ट्रू एंटरप्रेन्योर विल कैपिटलाइज द आइडिया इनटू रियलिटी। तो ये तो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है भाई, अब आइए समझाते हैं। सो
एलुसिडेट द स्टेटमेंट बाय एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एन एंटरप्राइज। आप एक एंटरप्राइज कैसे सेट करोगे, इससे प्रोसेस को बताते हुए आपको ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट समझाना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। सुनिएगा, अब प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर जिसके पास आइडिया आया ही है, उसने अभी कोई एंटरप्राइज ओपन नहीं किया, ठीक है, राइट। सो ऐसा व्यक्ति जो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है वो इंटरेस्टेड होता है टू एनग्रोज हिमसेल्फ इन मर्ली दोज बिजनेस प्रोसेस विच आर प्रैक्टिसेबल एंड हैव इन डिमांड इन द मार्केट। आप ये चाहेंगे कि आप वो सारा काम करें जिसकी डिमांड मार्केट में है और जो ट्रेंड में रहे, जिसकी नीड है मार्केट को। सो एट द सेम टाइम ही इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड अ पर्टिकुलर अल्टरनेटिव आउट ऑफ अनलाइक ऑप्शंस ऑब्टेनेबल फॉर हिम। अब ये एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर है तो ये सेटल नहीं होगा, ही विल नॉट सेटल फॉर द लेस, नेवर सेटल फॉर लेस। ये सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही करते हैं कि जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो नहीं चाहिए, मैं अलग से ऑप्शन बनाऊंगा। फॉर इंस्टेंस ही हैज़ टू डिसाइड a meticulous business or industry, then he is required to appraise what will be the form of particular product, service and possibility. In reality, an entrepreneur is termed as opportunity hunter. आपको जहाँ मौका लगे आपने वहीं अपना तीर मार दिया, तीर निशाने पे लगा तो बिजनेस चल जाएगा, नहीं लगा तो सीख कर आगे बढ़ेंगे। ये एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। जैसे एक शिकारी होता है, पूरी रात जंगल में घूमेगा, अगर उसको किसी भेड़िए का शिकार करना है ना, राइट, तो होगा क्या? ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ तीर मारेगा और भेड़िया मरी जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। भेड़िए का शिकार होगा, नहीं होगा ऐसा। वट वी नीड टू डू इज ही विल लुक इन टू द अपॉर्चुनिटीज़। कितनी बार वो एनकाउंटर होता है भेड़ियों के साथ, या कितनी बार उसको ऐसा मौका मिलता है कि जब वो काम दिखा सके। मौका भी तो मिलना चाहिए, या ऐसे थोड़ी कि सारे मौके रखे हुए हैं आप आके चूज़ कर लो। अच्छा, एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है जी, ये वाला बिजनेस आइडिया आपके लिए, इतने पैसे दो, ये वाला बिजनेस आइडिया ले जाओ, कर दो शुरू, करोड़ रुपए का बिजनेस है सर, ले जाओ, 15,000 रुपये मिल रहा है बस। हाँ, होता है ऐसा? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। नाउ सो नेक्स्ट, ही इज सपोज टू रिकॉग्नाइज, इन्वेस्टिगेट एंड डिसाइड कि कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी फिजिबल है और कौन सी नहीं है। हम सभी लोग बिजनेसमैन हैं, पर हम सब में से कई सारे लोग डरते हैं, और ऐसा नहीं है कि डरना नहीं चाहिए, डरना चाहिए, बट फियर टू रिटर्न रेशियो कितना है, आपका डर और आपका रिटर्न कितना बड़ा है, इस बात पर सोचकर आप डिसाइड ज़रूर करें कि आपको वो एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मान लेते हैं मैं बहुत धीरे धीरे लिखता हूँ, मेरा हाथ अच्छे से काम नहीं कर पाता, पर मैं बहुत धीरे धीरे लिखता हूँ, और हाँ, मुझे अब एग्ज़ाम लिखना है। डर इस बात का है कि मैं बहुत धीरे लिखूंगा और कम लिख पाऊंगा, लेकिन लॉस कितना बड़ा है कि मैं एग्जाम नहीं लिख पाऊंगा, है ना। अगर मैं छोड़ दूं ये आइडिया कि मैं एग्जाम नहीं लिखने जाऊंगा, तो ये तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मेरे डर के हिसाब से जो रिटर्न मिलने वाला है वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है कि नहीं। धीरे धीरे लिखूं लेकिन थोड़ा कम लिखूं, पर लिख के तो आया, अच्छा लगा, अच्छा लगा, ठीक है, तो ऐसे कर दीजिए ठीक है। नाउ सो दिस इज व्हाट वी नीड टू लुक इनटू द फिजिबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और इसके बिहाफ पर हमें फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, राइट। आर यू गाइस गेटिंग इट? नाउ नेक्स्ट, so entrepreneurs in general evaluate diverse possibility and decide on just highest reward paying opportunity for implementation. आप ये देखते हैं कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो कितना है, उसके बाद आप रिस्क ले देते हो, ठीक है ना। गुरमन मान लेते हैं कि मंडी में एक कोई अनाज है और उसका प्राइस अभी 15 रुपये चल रहा है। आपको लग रहा है कि अगर अगला लॉट नहीं आया एक हफ्ते तक, 1 वीक का टाइम है, 1 वीक तक नहीं आया तो इसका प्राइस 25 रुपये हो जाएगा, लेकिन अगर आ गया तो इसका प्राइस 12 रुपये गिर जाएगा। आप क्या रिस्क लोगे इसको खरीदने का और अगले हफ्ते तक होल्ड करने का? चांसेस हैं कि अगर और आपको लग रहा है कि बहुत चांसेस है कि नहीं आएगा अगले वीक तक माल, और नहीं आया तो 25 रुपये हो जाएगा, फिर स्टॉक कर लोगे?
क्योंकि भैया रिस्क कितना है 3 रुपए का और रिवॉर्ड कितना है 10 रुपए का। अगर यही 12 रुपए होता और बढ़कर 18 रुपए हो जाता तो बोलते कि नहीं नहीं जितना भी रिक्वायरमेंट है बस उतना रख लो, ठीक, क्योंकि 3 का लॉस और 3 का फायदा है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो जितना ज़्यादा होगा, मतलब रिस्क कम और रिवॉर्ड अगर ज़्यादा होंगे तो आप रिस्क ले लेंगे, होता भी यही है। सो एंटरप्रेन्योर्स इन जनरल इवैल्यूएट द डाइवर्स पॉसिबिलिटी और डिसाइड करते हैं कि जो हाईएस्ट रिवॉर्ड पे करने वाली अपॉर्चुनिटी हो उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। दस अ बिजनेस प्रॉस्पेक्ट इज बीइंग कॉम्पिटेंट ऑफ कमर्शियली फीजिबल। आप सिर्फ वही काम करोगे जिसको कमर्शियली करने में आपका सच में कोई फ़ायदा है। तो ये 2 क्राइटेरियाज के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, फेवरेबल मार्केट डिमांड और सरप्लस ऑफ डिमांड। अगर मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड है और सप्लाई कम है, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो आप भी उसमें कूद जाएंगे कि भैया मैं करूँगा सप्लाई, है ना। मार्केट में डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई या तो है ही नहीं या फिर बहुत कम है। अच्छा एक बात और, जब सप्लाई नहीं है ना तो ऐसा मत सोचना कि आप कूद जाओगे तो यहाँ पर डिमांड चालू हो जाएगी। क्या लगता है आपको लोगों को आपसे पहले भी नहीं खरीदने की ज़रूरत थी, तो आपके आने के बाद क्यों ही खरीद लें? क्या वो तुरंत खरीदेंगे? नहीं, ठीक है। सो जहाँ पे डिमांड कम है वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, नो डिमांड वाले में पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसा कोई आइटम जो आपने आज से पहले कभी नहीं बेचा, अगर आप उसको खरीद लेंगे तो बेचने में बड़ी समस्या होगी। कहीं आपको लगे कि किसी ने नहीं खरीदा तो मैं बेच दूंगा तो बिक जाएगा बहुत, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रियल कंडीशंस के अंदर बिजनेस सेटिंग्स डिफर करती हैं। अगला पॉइंट जो आपके लिए फेवरेबल बनाता है कि आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी चूज करेंगे या नहीं, ये एम्पल रेट ऑफ रिटर्न, कि कितना पैसा आप लगाएंगे और उसके बदले कितना पैसा वापस आएगा। मैंने आपको जो अभी मंडी वाला एग्जांपल दिया, 15 रुपये लगाओ, अगले वीक तक माल नहीं आया तो 25 रुपये हो जाएगा, और अगर चला गया माल आ गया तो दाम 12 रुपये हो जाएगा, यानी कि 3 रुपये का लॉस हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नाउ सो दिस इज द थिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप कैसे पता लगाओगे कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गई है? अप्रेज द लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग एंड यूटिलाइजिंग फिजिकल रिसोर्सेज। आपको लग रहा है कि यार अभी आपको क्या लग रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट है, कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर जो मार्केट है, अगले 5 से 10 सालों में उसमें बढ़त आएगी या गिरावट आएगी? यस, जैसे सीमेंट बनाने वाली कंपनी है, ईंट के भट्टे हैं, या डामर वगैरह बनाने वाली कंपनीज हैं, चारकोल बनाने वाली कंपनीज है। यस, व्हाट डू यू थिंक? अगले कुछ सालों में गिरावट आएगी? हमारा भारत सारा सब आगे बिल्डिंग नहीं बनाएंगे हम लोग, डैम वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे अगले 10 साल में। तो उसमें लगेगा ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ रहे? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आगे बिल्डिंगें बनेंगी ज्यादा या कम हो जाएंगी? बिल्डिंगें बहुत ज्यादा बनेंगी, बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट बूम पे आ रहा है, ठीक है। आप देखेंगे कि पुरानी वाली बिल्डिंगें और कमजोर हो जाएंगी अगले 10 साल में, उनको भी बनाना पड़ेगा, और क्योंकि लोग बढ़ गए हैं उनके लिए भी बनाना पड़ेगा, और लोगों की डिमांड भी बढ़ गई है कि हमें बढ़िया चाहिए, तो उसके हिसाब से भी बनेगा। तो कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में अगले 5 से 10 साल में काफ़ी तगड़ा बूम आने वाला है। तो हम ये समझ जाएं कि कुछ जो रिसोर्सेज हैं उनमें कुछ बढ़त आएगी, है ना। रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम आएगा। दूसरा, assess and guesstimate the capital, labor, transport, power, fuel, raw material for feasible industries। जो feasible industries हैं, आप देखो कि वहाँ पर किन किन चीज़ों की कमी आ रही है, वो सप्लाई करना शुरू कर दो। जैसे अभी ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ट्रेंड बहुत चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ट्रेंड चल रहा है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। सबसे बड़ा कंपोनेंट है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन को प्रोसेस करने से लेकर लिथियम आयन बैटरी बनाने और बेचने तक का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा टीडियस और लंबा है। हम इसमें किसी एक जगह अगर टिक जाएं, किसी एक सेक्शन को हम डोमिनेट कर ले तो मज़ा आ जाएगा। यस और नो? कैटेगराइज दोज इंडस्ट्रीज विच आर नॉट बेस्ड ऑन लोकल रिसोर्सेज। ऐसी इंडस्ट्रीज़ को कैटेगराइज करो जो लोकल रिसोर्सेज से ना पूरी होती हो, कहीं और से उनको सोर्स करना पड़ता हो, तो आप उनको सोर्स करके सप्लाई करना शुरू कर दो। लर्न द लॉन्ग एंड
शॉर्ट रन डेवलपमेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ द प्रोविंस विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। आपको एग्रीकल्चर में कुछ चीज़ें कौन सी शॉर्ट टाइम की लग रही हैं, कौन सी लॉन्ग टर्म की लग रही है। रिव्यू द कॉलिजन ऑफ अचीवमेंट इन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि भाई लोग अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को आप अपने हिसाब से कितना पूरा कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे। स्टडी एंड स्क्रूटनाइज एसएमईज पोटेंशियल, जो स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका पोटेंशियल कितना ज़्यादा बड़ा है, कौन सी चीज़, कौन सी स्मॉल या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, कौन से कम होंगी। एंटरप्राइज बेसिकली स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज या इंडस्ट्रीज। नाउ इन सारी ज़रूरतों से हमें ये पता लग रहा है कि भाई हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इनमें से कहीं से भी निकाल कर ला सकते हैं। वैसे भी आप बहुत सारे रोज़मर्रा के काम से ये बात भी पता लगा सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि जब आप कोई बिज़नेस सेटअप करते हैं तो उससे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सो प्रिलिमिनरीज इन सेटिंग अप अ बिजनेस और ट्रेड। किसी भी एंटरप्राइज, इंडस्ट्री या सर्विस या किसी बिजनेस के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लीगल होती हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं कंप्लीट करना अगर आपको उस मार्केट में एंटर करना है तो। इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज बहुत सारे लाइसेंसेस, अप्रूवल और क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और इसके बाद भी डिपेंड करेगा कि आपको कौन से नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर एंटर करना है। ये नहीं कि एक तरीके का लाइसेंस और एक तरीके का अप्रूवल, एक तरीके का क्लियरेंस ले लिया तो आप दूसरा प्रोडक्ट भी बेच पाओगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है दूसरा प्रोडक्ट दूसरी कैटेगरीज के अंदर फॉल होता हो और उनके लिए लाइसेंस, अप्रूवल, क्लियरेंस और लॉज अलग अलग हों, ठीक है। कुछ लॉज बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होते हैं लेकिन दूसरे ऑप्शनल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर ए क्लाइंट हैव टू गेट रजिस्टर्ड विद सम IT डिपार्टमेंट, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इन केस दे आर डीलिंग विद अ प्रोडक्ट एज इंडस्ट्रियल और बिजनेस एंटरप्राइज, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन इज वेरी एसेंशियल। GST रजिस्ट्रेशन इज वेरी एसेंशियल। फॉर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, क्लियरेंस फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज मैंडेटरी। अगर आप कोई ऐसी इंडस्ट्री लगा रहे हैं जिससे कोई पोल्यूशन होने वाला है तो आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा PCB से, यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स जो किसी बिजनेस को स्टेप वाइज सेटअप करने में मदद करेंगे। पहला, आपको फेमिलियर होना है मार्केट के साथ। रीड एवरीथिंग यू कैन अबाउट द मार्केट, ठीक है। यूज द लिंक अंडरनीथ टू फर्निश योर सेल्फ विद नेसेसरी स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। जिस बिजनेस में आपको जाना है उसके रिगार्डिंग कौन कौन से स्किल्स, बिजनेस और इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, वो सारी बातें आपको पता होना चाहिए। डिवोटेड टू योर मार्केट, इट्स वेरी हार्ड टू बी मिक्सड अप इन अ बिजनेस यू डोंट लव। तो आपको सिर्फ वही बिजनेस चूज़ करना चाहिए जिसको आप सच में दिल से पसंद करते हैं, क्योंकि बुरे वक्त में भी आप उस पर ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, अच्छे वक्त में तो करेंगे ही अच्छे से, क्योंकि वो आपका पैशन है। लेकिन आप मुझे बताओ कि जो काम आपको नॉर्मली पसंद नहीं है, क्या आप अपने बुरे टाइम में उस काम को कर पाओगे? यानी कि किसी दिन मूड ऑफ है काम करने का, वी आर ह्यूमंस राइट, हम लोग ऐसा फील ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो विल बी एवर बी एबल टू डू दैट? नेवर डिस्ट्रस्ट योर सेल्फ, थिंक अबाउट एंड गो फॉर इट। हमें हमेशा से पैशनेबल फंक्शन ही परफॉर्म करना चाहिए। चैट अबाउट योर आइडियाज़ विद पीपल यू ट्रस्ट। सबसे नहीं बताना है कि मैं ये वाला काम करने जा रहा हूँ या ये इंडस्ट्रीज ओपन कर दूंगा, ये वाला फैक्ट्री खोलने जा रहा हूँ। सो पूल नॉलेज एंड स्प्रिंग बैक अराउंड आइडियाज़। बी पेन माइंडेड एंड सीरियस। पेन माइंडेड यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ को पहले से फुल प्रूफ बनाने के बाद ही उसके ऊपर डिसीजन लेता है, ठीक है। डोंट फ्राइटन टू स्पेंड मनी डेवलपिंग एंड रिसर्चिंग योर आइडिया। कभी भी अपने आइडिया के ऊपर काम करने से या उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है उसके लिए डरो मत कि ये पैसा वापस नहीं आएगा। नहीं आया कोई बात नहीं, कुछ सीखने का तो मिलेगा। इफ़ यू इमेजिन इट्स सिग्निफिकेंस इट विल entail financial faith, and if you don't invest why should you look forward to anyone else to? आपको क्या लगता है जिसमें आप पैसा नहीं लगा रहे कोई और लगाएगा? आपने तो रिसर्च करने के लिए इंटरनेट का रिचार्ज नहीं कराया, हाँ, तो कोई और आपके बिजनेस आइडिया में लाखों करोड़ रुपए लगा देगा? नहीं। अनलेस until you don't, people do not invest in businesses, they invest in idea and the person who is entailing the idea, you know? yes, कल आपके पास दो लोग आ जाएं, नमिता थापर, है ना, आप सब लोग नाम जानते हैं इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है, और अश्नीर ग्रोवर,
और दोनों लोग 1-1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। 1-1 करोड़ रुपए आप किसको दोगे? मान लेते हैं आपके पास 1 करोड़ रुपए है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, नमिता या अश्नीर। यस, वाई नमिता, वाई अश्नीर? अरे अरे, कोई किसी नए बिजनेस आइडिया के लिए लेकर आ रहे हैं, चलो छोड़ो पुरानी बातें। कोई नया इन्होंने बिजनेस सेटअप शुरू किया है, नमिता ने और अश्नीर ने। हाँ, ये बात समझ रहे हो आप लोग? हाँ, तो लोग, आप किस पे पैसा लगा रहे हो? आपको क्या, अभी मैंने आइडिया बताया, लेकिन आप सिर्फ अश्नीर की शक्ल देखकर पैसे लगा दोगे, नमिता की शक्ल देख के पैसा लगा दोगे, या फिर हटा लोगे कि नहीं नहीं इसके ऊपर तो पैसा नहीं देना। ठीक है, राइट, गेटिंग इट? सो व्हेन यू, उन्होंने काम किया हुआ है, दे हैड मेड द मनी, राइट? उनको ट्रस्ट है अपने काम पर, इसलिए उनको, तुम्हें उन पर ट्रस्ट है, उनको अपने काम पे ट्रस्ट। आपको कभी लोगों पे ट्रस्ट नहीं होता, और लोगों को कभी अपने सिर्फ काम पे नहीं होता। ये साइकिल पूरा चलता रहता है। नाउ नेटवर्किंग इज़ वेरी वाइटल एंड ग्रेट फॉर फ्री एडवाइस एंड सपोर्ट। अगर आप बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हो तो लगातार आपके बिजनेस के लिए वो फ्री एडवाइस आपको चिपकाते रहेंगे। आपको फिल्टर करना है, जो एडवाइस बहुत ज़्यादा अच्छी है उसको आपको एंटरटेन करना है। यू कैन मीट अदर स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स एंड अ होल होस्ट ऑफ यूजफुल कॉन्टेक्ट्स. So these are some steps involved in setting up a business or trade. So numerous people have good idea but are too terrified to do anything about it or get on it. अगर ये नहीं चला तो क्या करूँगा? Doesn't matter, walk off and do something else, right? You may like to explain the need to seek necessary license, approval, clearance, registration. ये सब छोड़ दो कि लाइसेंस का नाम क्या होगा, फलाना क्या होगा, ढिमकाना क्या होगा, छोड़ दो ये सारी बातें। प्रोडक्ट पे ध्यान दो, सर्विस पे ध्यान दो जो आप मेनली बनाने वाले हो। ठीक है, उसका नेम, ब्रांड नेम, कॉपी, ट्रेडमार्क, पेटेंट, क्वांटिटी, क्वालिटी, पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ऑप्शनल हैं। आपका प्रोडक्ट अच्छा है ना, ये सब अपने आप हो जाएगा, कोई दूसरा करके दे देगा आपके लिए, राइट? पर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये सब आपको आता है तो किसी काम का नहीं है, मार्केट में चलेगा नहीं वो प्रोडक्ट। ठीक, तो क्या आपको क्वेश्चन नंबर 4 इफेक्टिवली समझ में आया? यस। कमिंग अप विथ ग्रेट आइडियाज may seem easy, but only a true entrepreneur capitalize them and to turn them into reality. हमने इसको एलिसिडेट भी किया और प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एंटरप्राइज भी समझा। यस, आइए बात करते हैं गाइज सवाल संख्या 5 की तरफ। डिस्कस एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और उसके साथ एग्जाम्पल भी दीजिए। देखो, अगर मुझे समझ में आ गया, having understood the role and functions of entrepreneurship and some qualities that help them become entrepreneurship, now let's talk about some more qualities. Creativity and innovation. जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं इनके पास क्रिएटिविटी होती है, राइट? द एंकर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स करियर इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ये बेसिकली करते क्या है? न्यू नॉलेज को प्रैक्टिकल यूज में लगा देते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रैक्टिकल फंक्शन में तो यूज किया ही जा रहा है कि ऐसे होता है ये काम, लेकिन वही काम आज जो नई इंफॉर्मेशन है, नई नॉलेज है, उसके बिहाफ पर उसको इनोवेटिव बनाया जा रहा है। एंड इट डज नॉट नेसेसरली मीन टू ट्राइंग न्यू आइडियाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बट अप्लाइंग द सेम और सिमिलर आइडियाज एट डिफरेंट प्लेसेस और इन न्यू सेटिंग। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? You need to develop in your client and entrepreneurs the quality of picking up new ideas. बाकी लोगों से जल्दी इंप्लीमेंट करना है। यस, आपको पता है Amazon के कितने बिजनेसेस हैं? यस, Amazon के कितने बिजनेसेस हैं? न्यूमरस, बहुत सारे। हाँ, एम आई ऑडिबल? बताओ भाई। Amazon का वेयर हाउस है, स्टोर है, ऐप है, और किंडल है। स्टोर नहीं है उनका कोई भी, सॉरी, इंडिया में नहीं है, बाहर स्टोर्स भी है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में है?
इंडिया में कोई भी स्टोर नहीं है, सरकार के साथ टाई अप नहीं हो रहा, पिछले कई सालों से ट्राई मार रहे हैं लोग, सरकार कर ही नहीं बोल रहे। हाँ, हमारे पहले हम लोगों का सेटअप हो जाने दो, जब हम अपना सेटअप बिछा लेंगे तो उसके बाद बताएंगे। हाँ यस, तो इनके ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं। हाँ, AWS नाम का सर्वर भी चलाते हैं, और बहुत सारी अदर बिजनेसेस में, पेमेंट ऐप में भी हैं, Amazon पेमेंट्स, राइट। ये सप्लाई चेन में भी हैं, बैक एंड ऑपरेशंस में भी हैं। आप समझो ये इतने सारे बिजनेसेस में क्यों हैं? एक चल नहीं रहा क्या? उस पर ध्यान नहीं दे सकते? यस, इसमें से अगर आधे से ज़्यादा भी फेल हो गए, 2 बच गए, तो वो सस्टेन करके रखेंगे। और ये सारे प्रॉफिटेबल नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये सारे प्रॉफिटेबल नहीं है। इसमें से 2-3 प्रॉफिटेबल हैं जो बाकी सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, राइट। सो हम, द आइडिया इज नॉट टू मेक द बेस्ट आइडिया, to make multiple ideas in which one idea will work as the best one. Okay, this is the difference in a genius and other normal people. There is nothing called such as genius. Geniuses also work in companies like ITN or some kind of corporate. They also work there, they also do get salary, but the main thing, they do not implement multiple ideas at once because the risk taking ability is low in any normal person. Now, so अगला, yes, जो अगला क्वालिटी रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप का, वो रहेगा रिस्क टेकिंग। बहुत सारा रिस्क ले लेते हैं ये लोग, ठीक है। अच्छा, एक बात और, हमें रिस्क लेना है, इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क ही रिस्क लेना है, हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। कैसे लेना है? कि अगर ये हुआ तो मैं संभलूंगा कैसे, या मैं संभलूंगी कैसे। अगर मैंने एक छोटी सी दुकान खोली, मैं बुटीक ओपन करती हूँ, और वो नहीं चला, तो उसमें कितने पैसे लगाए हैं जिसको मैं बाद में कवर अप कर लूँगी सामान बेचकर या फिर बाकी सारी चीज़ों से, ठीक है। सो रिस्क कैसा होना चाहिए? कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। ऐसा नहीं अंधा रिस्क कि तेरा भाई लगाएगा पैसे, है ना मोहित, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव एंड ड्राइव। जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, ये सिर्फ ड्रीमर नहीं होते, ये अपने ड्रीम के ऊपर फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। सो दे वर्क वेरी हार्ड। परसिस्टेंस रहता है। ऑफन योर क्लाइंट्स में नॉट अचीव सक्सेस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, देयर विल बी नो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हु हैज़ नॉट मेट फेलियर अर्लियर। कोई भी ऐसा एंटरप्रेन्योर आपने नहीं देखा होगा जिसको कभी भी फेलियर का सामना ना करना पड़ा, ठीक है। ओके, सो एंटरप्रेन्योर्स हु सक्सीड आर नॉट ओवरवेल्म्ड विद द सक्सेस, दे डू नॉट गिव अप ड्यू टू इनिशियल ऑब्स्टिकल एंड फेलियर्स, बट टेक रिपीटेड एंड डिफरेंट एक्शंस टू ओवरकम देम। लगातार चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, पहुंच जाएंगे, ठीक है। छाले पड़ गए, कोई बात नहीं, पट्टी बांध के चलो। नहीं चल पा रहे, रेंग लो, रेंग नहीं पा रहे, हिलते रहो, यस, बट कीप मूविंग, है ना। कोई कोट है ये, बहुत अच्छा सा कोट है ये। नाउ, सो दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परसिस्टेंस मस्ट बी इम्बाइडेड एज एन इम्पॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटी। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी सीकिंग। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे ऑलवेज सीक फॉर द अपॉर्चुनिटी, और जब मिलती है दे हंट द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सीकिंग, हर जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं जिससे वो प्रॉफिट बना सकें। सीकिंग एंड यूजिंग फीडबैक, लोगों से बहुत सारे फीडबैक लेंगे, अच्छा हमारा काम अच्छा चल रहा है, क्या चीज़ें बुरी हैं इसमें, ठीक ठीक ठीक, नोट डाउन करो इसको, और उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू भी कर देते हैं। कंसर्न फॉर स्टैंडर्ड और क्वालिटी ऑफ वर्क, राइट। क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए ये बहुत ज़्यादा कंसर्न भी रहते हैं, ठीक है, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स डिस्प्ले हाई लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। दे टेंड टू बिलीव स्ट्रांगली इन देमसेल्फ कि भैया मैं जो कर रहा हूँ ना बहुत अच्छा कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसमें फॉल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप गलत चीज़ के लिए बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंट हो। सो आपको बाकी लोगों के साथ कनेक्ट करके रखना है और बार बार रीजनिंग भी करनी है कि आप किस चीज़ों के लिए, कौन सी चीज़ों के लिए करेक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, किसके लिए नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटी इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन। ये हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करते रहेंगे, आप इनको कभी खाली नहीं देखोगे।
Goal setting. Successful entrepreneurs invariably start out on one common quality and definiteness of purpose. They have clear vision of what is to be achieved at the end. And these goals of entrepreneur tend to not only challenging but realistic and attainable, जिसको वो परफॉर्म कर सकें. हमें हमेशा से अचीवेबल गोल्स ही सेट करने चाहिए. ठीक है. फेथ इन प्लानिंग. उनको अपनी प्लानिंग पर पूरा भरोसा होता है. दीज आर सम क्वालिटीज, राइट. परसुएसिव एंड इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटी. लोगों को मना लेने की और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी होती है एंटरप्रेन्योरशिप में, एंटरप्रेन्योर्स में, जिससे वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकते हैं. कंप्राइजिंग इंडिविजुअल्स, प्रोक्योरिंग इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्ट सर्विसेज एंड मार्केटिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. फॉर ऑल दीज they need to develop skills and attitude of persuasion, convincing and influencing others. अगर मुझे कोई भी चीज़ चाहिए तो मैं बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे कर पाता हूँ, ये डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. दिस इज वन ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स which distinguishes your client as entrepreneurs. As a creator and builder of an entrepreneur, not promoter of quick money. long term commitment रहता है एंटरप्रेन्योर्स का. ऐसा नहीं कि पैसा लगाया कब तक डबल होगा, कब तक रिटर्न आना शुरू होगा. ये पेशेंस रखते हैं और मार्केटिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं देन द सेलिंग. गेटिंग इट गाइस? सो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर. ओके नाउ, सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5. आई होप आपको ये क्वेश्चन इफेक्टिवली समझ में आया होगा. एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग इट? यस. चलिए आगे बढ़ते हैं. Question number 6. What is a business plan? Identify and explain the format of business plan. Business plan किसे कहते हैं? For every person जो किसी बिजनेस में जाना चाहता है, ठीक है, वो कोई भी बिजनेस प्लान बना रहा है, तो बिजनेस प्लान बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी होती है अपनी नॉलेज या परसेप्शन को टेस्ट करने का, कि यार जो भी मैं काम करने जा रहा हूँ वो चलेगा कि नहीं चलेगा. तो जब आप उसको पेनिफाई कर देते हो, यानी कि उसको लाइक लिख लेते हो या उसकी कोई प्लानिंग कर लेते हो, एक रोड मैप बना लेते हो, सो बेसिकली दैट इज द वे टू गेट इनटू द बिजनेस एंड दिस इज कॉल्ड बिजनेस प्लान. यू वुड ऑफन फाइंड विद योर क्लाइंट्स दैट द प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर मे नॉट बी थॉरो विद हिज आइडियाज. इट माइट देयरफॉर बी यूजफुल टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन एंड यूटिलाइज मोर टाइम बिफोर टेकिंग द प्लंज इनटू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस. कि आप वहाँ जाके कोई एक बिजनेस में ऐसे अपना धावा डाल दोगे और वो बिजनेस तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है. ठीक है. सो लेट योर क्लाइंट मेक सिंसियर अटेम्प्ट्स टू प्रिपेयर बिजनेस प्लान. एक बार में कोई भी प्लान बेस्ट नहीं होता. जब आप ट्रिप के लिए प्लान करते हो तो नोटिस करते हो, पहली बार में आप एक लिस्ट बना रहे हो कि क्या क्या सामान लेके जाना है, तो सोचते हो कि अच्छा ये वाले कपड़े ले जाने हैं, ये वाला बैग ले जाऊँगा, ये पहन कर जाऊँगा, इतने पैसे रख लेता हूँ. लेकिन अगले ही दिन याद आता है, अच्छा वो भी तो ले जाना है, ठीक है ले जाना है. फिर अगले दिन फिर याद आता है, वहाँ से आते समय इस वाली दुकान पे ज़रूर जाना है. राइट. ये सिर्फ एक प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हो, सिर्फ एक छोटी सी ट्रिप 2-4 दिन की. सोचो इसमें कितने सारे चेंजेस लेकर लाते हो आप लोग चेंजेस, और जब उसे परफॉर्म करते हो तब तो और भी चेंजेस लेकर आते हो. ऐसे ही कोई भी प्लान काम करता है. कभी भी कोई प्लान 100% सक्सेसफुल नहीं होता, बट लगातार उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव चेंज अगर लाते रहोगे तो वो प्लान एक फूल प्रूफ प्लान बन सकता है. ओके नाउ आइए देखते हैं कि किसी एक बिजनेस प्लान का सजेस्टिव फॉर्मेट क्या रहेगा. पहला, आप एग्जीक्यूटिव समरी लिखेंगे कि आप इस बिजनेस को किस तरीके से एग्जीक्यूट करने वाले हैं. मतलब बिजनेस में क्या होगा, क्या क्या करोगे और क्यों करोगे. फिर इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ बिजनेस एंड इट्स पर्पस क्या रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस आप बनाओगे, ठीक है, आप क्या ऑफर करोगे और किस लेवल की डिलीवरी या प्रोडक्शन आपकी रहेगी. हाउ विल द प्रोडक्ट और सर्विस बी यूज्ड, ये प्रोडक्ट या सर्विस कैसे लोग यूज़ करेंगे. टारगेट कस्टमर कौन होगा, तो टारगेट कस्टमर में आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि स्पेसिफिक टारगेट सेगमेंट जिसको आप सच में टारगेट करना चाहते हो. फिर उनकी नीड, वांट, प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखा जाएगा, और पोटेंशियल डिमांड क्या हो सकती है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की, इसको भी असेस करना है, एनालाइज करना है. इसके बाद मार्केट एनालिसिस. ठीक है, ओवरऑल मार्केट साइज कितना है आपके प्रोडक्ट के लिए जो आप बनाने जा रहे हो. भले से ही भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन
जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो उस प्रोडक्ट में कितने चांसेस हैं ग्रोथ के, राइट। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर्स एंड एनालाइज देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। वो किन किन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मजबूत है, कहाँ पर उनकी कमज़ोरी है। तो जो वीकनेस है उस पर आपको उस पर थोड़ा ऐसे दबाव रखना है। डिटरमाइन योर मार्केट शेयर एंड पोजिशनिंग एंड एस्टिमेट द डिमांड एंड सप्लाई ट्रेंड फॉर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि मार्केट किस दिशा में चल रही है। इसके बाद मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सारी बातें पता लग गई। अब आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से कम्युनिकेट कराओगे प्रोडक्ट या सर्विसेज को कस्टमर्स तक। सो आउटलाइन द मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी। हाउ विल यू रीच एंड अट्रैक्ट द कस्टमर्स। फिर अपनी प्राइसिंग और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मैच कैसे करोगे। फिर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और यूएसपी पर ध्यान देना होगा। ये सारी बातें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंडर आएंगी। इसके बाद ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप विल बी ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट। डिस्क्राइब द ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस, जैसे कि किसी प्रोडक्ट को बनाना उससे या फिर किसी सर्विस की डिलीवरी प्रोसेस क्या रहेगी। आउटलाइन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड की मैनेजमेंट रोल्स। ओके, डिस्कस एनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और की सप्लायर्स, राइट। तो इससे आपका ऑपरेशनल एस्पेक्ट पूरा हो जाएगा और इफेक्टिवली मैनेजमेंट भी। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। प्रोवाइड अ कंप्रेहेंसिव फाइनेंशियल फोरकास्ट इंक्लूडिंग इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे आपको पता लगेगा कि अगला जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है वो कैसा है। प्रोजेक्ट सेल्स, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। अगले 3 से 5 साल में कितना फ़ायदा, बेसिकली फोरकास्टिंग करेंगे आप। सेल कितने होने वाले, कितने खर्चे हो सकते हैं और कितनी प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेड है। अब इन सबको पूरा करने के लिए कितनी फंडिंग या फिर रिसोर्सेज और सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी, ये सारी बातें देखेंगे आप। इसके बाद रिस्क असेसमेंट, कि अगर मैं ये परफॉर्म करने जाऊँ तो किन चीज़ों का ख्याल मुझे रखना है। आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क्स एंड चैलेंजेस दैट कुड इम्पैक्ट योर बिजनेस। और इसके बाद एक कंटीजेंसी प्लान बनाना है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं कैसे इसको कंट्रोल करूँगा, ठीक है। लीगल, रेगुलेटरी या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं जो आपको बाद में परेशान कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो रिस्क है ना। नाउ कंक्लूजन एंड नेक्स्ट स्टेप्स। समराइज की पॉइंट ऑफ योर बिजनेस प्लान, आउटलाइन नेक्स्ट स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड ग्रोथ एंड हाईलाइट एडिशनल रिसोर्सेज और सपोर्ट नीडेड। कई बार किसी बिजनेस को लगाने के लिए सिर्फ आपको बिजनेस एक्यूमेन और पैसा नहीं चाहिए होता है, बहुत सारा लोकल सपोर्ट और कम्युनिटी सपोर्ट भी चाहिए होता है। साथ के साथ गवर्नमेंट और रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपके साथ होने चाहिए, तभी आप उस बिजनेस को इफेक्टिवली सेटअप कर पाएंगे, वरना प्रॉब्लम्स आती हैं। सो रिमेंबर दैट दिस इज जस्ट अ सजेस्टिव फॉर्मेट। आप इसको अपने बिजनेस के बिहाफ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो भी आप किसी बिजनेस के लिए प्लान बनाने जा रहे हैं तो। सो गाइज, दिस क्वेश्चन वॉज अबाउट what is a business plan, identify and explain the format of business plan. I hope आपको ये क्वेश्चन इफेक्टिवली समझ में आ रहा है। Yes, everyone, are you guys getting it? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 of the following। पहला हमसे पूछा गया विजुअल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हाँ, वर्बल और नॉन वर्बल में नहीं पूछा गया है, कहीं आप लिख दें, विजुअल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पूछा गया। तो आइए कंपेयर करते हैं। पैरामीटर्स क्या रहेगा, पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, क्या डिफरेंस है, यूजेस में क्या डिफरेंस है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइट, मतलब नज़र का कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या, फिर कुछ एग्जाम्पल और लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, कि इस कम्युनिकेशन को करने में कितनी डिफ़िकल्टी आती है। ओके, राइट नाउ, सो विजुअल कम्युनिकेशन। Visual communication is the type of communication in which visuals are used to communicate or transfer information. लेकिन non-verbal में हम लोग आइडियाज़ को शेयर करते हैं विदाउट यूजिंग वर्ड। ओके, यूजेस कहाँ कहाँ होता है। विजुअल कम्युनिकेशन कैन बी द बेस्ट चॉइस टू कम्युनिकेट विद लार्जर एंड वर्सेटाइल ग्रुप हु सीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अगर मुझे कोई सबको मास्क लगाने के लिए कहना है तो या तो मैं सबके लिए अलग अलग भाषा में लिखूं कि मास्क लगा लें, प्लीज़ वियर योर मास्क, ठीक है ना। तो ऐसा तो मुझे बहुत सारा लिखना पड़ेगा, या फिर एक बड़ा सा कार्टून बनाऊं और उस पर लगा दूं मास्क अलाउड यानी कि टिक, ग्रीन टिक, और मास्क नॉट अलाउड में क्रॉस। तो ये विजुअल कम्युनिकेशन नहीं कर रहा हूं मैं।
ये किसी भी भाषा का व्यक्ति हो उसको पिक्चर देख के समझ आ जाएगा, मास्क वाले अलाउड है ना। नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली सूटेड फॉर 1-to-1 कम्युनिकेशन, जब आप किसी से सामने से बात कर रहे हो। इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइट, किसी भी तरीके का बिजनेस कम्युनिकेशन विजुअल कम्युनिकेशन हो, वहाँ पर आपकी इन्वॉल्वमेंट हो, आई की इन्वॉल्वमेंट, साइट की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी साइट की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि देखो नज़र आपकी जाएगी ना, तभी तो देख पाओगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, क्योंकि यहाँ पर शब्दों का यूज़ हो ही नहीं रहा है ना। नाउ एग्जाम्पल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कोई फ्लो चार्ट हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वीडियोज, इमेजेस, दीज आर व्हाट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल की बात कर लेते हैं। हैंड शेक, श्रगिंग, नॉडिंग द टोन एंड पिच ऑफ वंस वॉइस। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस ग्लास को रख दीजिए, आप इस ग्लास को रख दीजिए, प्लीज़ ग्लास रख दीजिए। तीनों में मैंने शब्द सेम कहे हैं, लेकिन टोन, वॉइस ऑफ टोन चेंज हो गया, पिच चेंज हो गई है। इससे क्या हो रहा है, एक अलग मैसेज जा रहा है कि कब नाराज़ हैं, कब प्यार से बोल रहे हैं, कब ज़्यादा गुस्सा हैं, ठीक है। सिर्फ अब मैं इसमें कोई शब्द तो नहीं यूज़ कर रहा हूँ अलग से, जिससे आपको ये पता लगे कि मैं गुस्सा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं गुस्सा हूँ, प्लीज़ रख दीजिए, ऐसा नहीं, ठीक। आइए बात करते हैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी की। इट इज़ वेरी ईजियर टू अंडरस्टैंड टू एनी ग्रुप ऑफ ऑडियंस, हेंस इट कैन बी वाइडली यूज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि विजुअली अपीलिंग कोई चीज़ लगा रहे हो या कोई ऐसी चीज़ जो सबको नज़र में आएगी। लेकिन नॉन वर्बल, इट इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन बट इसमें ज़्यादा अटेंशन और नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है अगर आप किसी का नॉन वर्बल सिग्नल समझना चाहते हो तो। यस, ईजी है गाइज, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन। आइए बढ़ते हैं अगले शॉर्ट नोट की तरफ। राइट डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट एंड मैनुअल। देखो, रिपोर्ट एक कंप्रिहेंसिव रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो किसी ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, किसी इवेंट के और ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद लिखा जाता है। इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती हैं या जो भी फाइंडिंग्स होती हैं सिस्टमैटिक मैटर में आप लिखते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं और वेल ऑर्गेनाइज मैनर में आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी आपने नॉलेज गेन करी है थ्रू रीडिंग, रिसर्च या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो आप उसको असेस करने के लिए एक रिपोर्ट में फॉर्म कर सकते हैं, ठीक। सो इन एग्जाम स्टूडेंट ऑफन एनकाउंटर 2 टाइप ऑफ रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होती हैं, या मैगज़ीन रिपोर्ट्स जो स्कूल मैगजीन्स में आती हैं, ठीक। अब बात करते हैं गाइस मैनुअल की। मैनुअल बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि क्या आपको कैसे कैसे काम करना है। बेसिकली इट इज़ स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, SOP की तरह होता है बेसिकली। सो व्हेन राइटिंग मैनुअल्स इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एड्रेस पोटेंशियल यूज इशूज़ दैट यूजर्स में एनकाउंटर एंड इंश्योर यूजेबिलिटी। अगर मैं यूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ जाऊँ किसी मैनुअल को देखकर तो ईजी रहेगा। यूज़र मैनुअल, गाइज आप लोगों ने यूज़र मैनुअल देखी है? बहुत सारी चीज़ों के साथ आती है यूज़र मैनुअल। आजकल नहीं आता, QR कोड दे देते हैं, स्कैन करो यूज़र मैनुअल मिल जाएगा, ऑनलाइन यूज़र मैनुअल। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी फंक्शनिंग, बेनिफिट्स, फीचर्स वो सब लिस्टेड होते हैं, ठीक। और ये ऑपरेशन कैसे करेगा? अपडेटिंग मैनुअल्स प्रॉम्प्टली एंड एड्रेसिंग एनी नेसेसरी रिविजन्स इंश्योर दैट यूज़र हैव एक्सेस टू एक्यूरेट एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, जिससे उनका एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। अगर आपके पास में कोई ऐसा प्रोडक्ट भेज दूं जिसको आपको असेंबल करना है लेकिन उसका यूज़र मैनुअल ना हो आपके पास, तो क्या आप असेंबल कर पाएंगे? और प्रोडक्ट बिल्कुल नया है, समझ में भी नहीं आ रहा ऊपर से देखकर। तो बेसिकली मैनुअल एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसमें आप स्टेप वाइज प्रोसेस लिखते हो, लेकिन रिपोर्ट एक तरीके की ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन है जो किसी इवेंट के बाद लिखी गई है और एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में लिखी जाती है। स्कूल्स के अंदर आपको 2 तरीके की न्यूज़पेपर और मैगजीन रिपोर्ट देखने के लिए मिलेगी। नाउ लेट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्राइज किसी भी बिजनेस को रेफर करता है जो कि कोई एंटरप्रेन्योर चलाता है। सो एंटरप्रेन्योर इज रनर ऑफ द बिजनेस एंड एंटरप्राइज इज अ बिजनेस, ठीक। सिंपल डिफरेंस तो ये है, राइट। सो द रूट ऑफ वर्ड इन विच फ्रेंच वर्ड दैट एंटरप्रेन्योर फ्रॉम प्रेंट्रे, इसका मतलब होता है अंडरटेक। कई बार हम अंडरटेकिंग भी कहते हैं।
या फिर इंटरप्रेन्योर, सीज विद द हैंड. सो एन एंटरप्रेन्योर इज द इंडिविजुअल हु अज्यूम्स ओनरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइज, जिसमें किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए रिस्क इन्वॉल्व है, वो सारी चीज़ें भी. तो किसी भी बिजनेस को आइडेंटिफाई करना, उस आइडिया को डेवलप करना और रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके प्रोडक्शन को शुरू कर देना, ये सारे फंक्शंस एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है किसी भी एंटरप्राइज के लिए. ओके, इन समरी एंटरप्राइज सिग्निफाइज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस established by entrepreneur, and the term enterprising characterize those individuals who possess the drive, initiative and resourcefulness. तो बेसिकली है एंटरप्राइज क्या है, एक बिजनेस है और एंटरप्रेन्योर उस बिजनेस का रनर है या ओनर है जो उसको कंट्रोल करेगा और फंक्शनिंग में मदद करेगा. ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं अगले डिफरेंस की तरफ, ड्राफ्ट एंड प्रपोजल. ठीक है, ड्राफ्ट इज द स्टेज ऑफ राइटिंग प्रोसेस, बट प्रपोजल एक असेंशियल मार्केटिंग डॉक्यूमेंट है. पहले ड्राफ्ट की बात कर लेते हैं. ठीक है, अब नाम से पता लग रहा है कोई चीज़ बनाई गई है, ड्राफ्ट की गई है. ओके, सो इवन प्रोफेशनल्स राइटर एडमिट दैट एन एम्प्टी पेज scares them because they feel they need to come up with something fresh and original every time on a blank document on their computers. So जब आप कोई भी नई चीज़ बना रहे हैं, so you have to pre-write something and then you have to evaluate and आपको उसको लगातार इम्प्रूव करते रहना होगा. So you know what will go on the blank page. So what you wrote in your outline, this is called drafting and that's how you can create any draft. मतलब कोई भी चीज़ आप शुरू करते हो किसी भी कंटेंट को लिखना. नेक्स्ट इज प्रपोजल, एक असेंशियल मार्केटिंग डॉक्यूमेंट है. जब आप किसी से भी कोई बिजनेस का इंफॉर्मेशन मांगते हो तो व्हाट डू यू आस्क फॉर अ प्रपोजल, राइट. सो जो किसी भी प्रोफेशनल रिलेशनशिप को मेंटेन करने में और बढ़ाने में मदद करता है. द प्रपोजल आउटलाइन द प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन अबाउट प्रोजेक्ट एंड गिविंग एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटेंशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट. सो प्रपोजल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. इन सम केसेस अ कॉन्सेप्ट नोट प्रीसीड्स अ प्रपोजल. आप क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करने वाले हो, ये सारी बातें भी आप कई बार सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल के थ्रू आप बताते हो. सो इट इज़ काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क जो किसी बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए या उसकी समरी समझाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि हमारा बिजनेस किस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है. इसके लिए हम प्रपोजल भी देते हैं. सो हाउएवर अ प्रोजेक्ट आइडिया फेसेस कंसिडरेबल चैलेंजेस व्हेन इट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड इन अ फ्रेमवर्क. So that's how you propose your business to anyone else. Now, you have to write some short notes on the given points. First is partnership, startup, and incubator, and last but not least, report writing. So ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क पे छोड़ रहा हूँ. That you have to do as homework. अगर कोई इशू आता है, so please do let me know. We will cover it up in the very next lecture. So guys, that's all for today's session. मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.